आसान नाज़रीन कराम, मुल्क की जो सूरत हाल है, जो हालात रोज़ बदलते रहते हैं, समझ नहीं आता कि किस बात को तरजीह दी जाए। कभी कराची की सूरत हाल शुरू हो जाती है, कभी पंजाब में निगरान वज़रा का मामला आ जाता है, खैबर पख्तूनख्वा का मसला हल हो गया, कभी इकॉनमी का मसला आ जाता है, कभी सिक्योरिटी का। मैं रोज़ इन बातों को रिपीट करता हूँ, कभी इस अंदाज से, कभी उस अंदाज से, और जो प्रोग्राम भी करते हैं, कोई एक चीज़ को पकड़ लेता है, कोई दूसरी चीज़ को पकड़ लेता है, लेकिन खुलासा वही होता है जिस पर हम गुफ्तगू करते हैं कि पाकिस्तान किस समत जा रहा है और हम क्या पाकिस्तान को उस बहरान से निकाल सकेंगे, बल्कि उस दलदल से निकाल सकेंगे जिसमें हम फंस चुके हैं। इसमें किसी को कोई शक नहीं है, किसी को कोई गलत फहमी नहीं है कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत मुश्किलात का शिकार है, माशी तौर पर भी, सियासी तौर पर भी और सलामती के मसाइल के हवाले से भी। लेकिन इसका हल क्या है, कैसे इन मसाइल का हल ढूंढा जाए? हर आदमी अपना एक हल पेश करता है, एक तरीका पेश करता है। कुछ छोटा बात करता है, इलेक्शन करा लो, कोई कहता है इलेक्शन मसले का हल नहीं है, पोस्टपोन कर दो, कोई कहता है मईशत को संवारने के लिए कोई पैक्ट कर लो आपस में, जिससे हम कहते हैं कि कोई मुआशी इक़्तिसादी माहिदा कर लो। कोई बेशुमार हवाले दिए जाते हैं और कहा जाता है मिलजुल के बैठ जाओ, या ये कर लो, वो कर लो। हर हल को किसी एक पार्टी से भी मंसूब कर दिया जाता है। इलेक्शन करा लो, कहा जाता है ये तो तहरीक इंसाफ का है। इलेक्शन हल नहीं है, ये कहा जाता है ये मुस्लिम लीग का है। कभी ये होता है कि जी मिसाके में ईशत कर लो, वो कहते हैं ये तो मुस्लिम लीग वाले कहते हैं, और ये गोया हाल तो यही है कि ये इलेक्शन कराएं और जाएं, और उसके बाद जो नई 5 साल की हुकूमत आए वही मसले को हल कर सकती, दुनिया उसी की बात सुन सकती। कितने मसाइल हैं जिसको हम फेस करते हैं, रोज़ फेस करते हैं, और रोज़ उनका जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं। आज भी करेंगे इंशाल्लाह। हमारे साथ बहुत अच्छा पैनल मौजूद है जी। सना मिर्ज़ा साहब आए जी, बहुत हमारी एंकर और सीनियर एनालिस्ट। हम आमतौर पर तजिया नगार और एनालिस्ट का लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल करते हैं, यही समझ लीजिए कि अब सहाफ़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल होने के बजाय तजिया नगार का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। नसरुल्लाह मलिक साहब भी शायद हमारे साथ अभी कुछ देर में शामिल हो जाएं, तो फिर हम ये हमारे तजिया नगार और 2 पार्टियों के लोग, नदीम कुरैशी साहब तहरीक इंसाफ से और शेख फयाजुद्दीन साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग से, हम कोशिश करते हैं कि आज की सूरत हाल को समझने की कोशिश करें और कुछ तजिया तक पहुँच सकें तो पहुँचने की कोशिश करें। मेरा ख्याल मैं शुरू करता हूँ ताकि बात एक मौक़िफ़ सामने आ जाए, तो उसके बाद उस पर बात करें। सना मिर्ज़ा साहब, आप क्या समझती हैं इस वक्त हम कहाँ फंसे हुए हैं, और कोई इलाज नज़र आता है आपका? अगरचे रोज़ हम बात करते रहते हैं, लेकिन यहाँ कुछ हमारी रहनुमाई कीजिए, क्या किया जाए? ये सब देखिए, वैसे तो मेरे लिए तो आप उस्ताद का दर्जा रखते हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से यकीनन मसाइल जो हैं वो हम लोग भी देखते हैं, आप लोग भी देखते हैं, आपसे भी सुनते हैं और हम खुद भी बोलते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि इस वक्त सियासी जमातों के मसाइल कुछ और हैं और अवाम के मसाइल कुछ और हैं। सियासी जमातों के मसाइल ये हैं कि एक ग्रुप चाहता है कि फौरन इंतखाबात हों, दूसरा ग्रुप चाहता है कि उसको कुछ वक्त मिल जाए और इंतखाबात डिले हो जाए। लेकिन अवाम के मसाइल इन दोनों से मुख्तलिफ हैं। अवाम के मसले ये हैं कि आटा, रोटी, चावल उनकी पहुंच से बहुत दूर हो चुके हैं। 2 या 3 माह के बाद रमजान है, उनके पास इस वक्त ये सोचने की भी गुंजाइश मौजूद नहीं है कि इस महंगाई में जो खातिर खा इजाफा हो चुका है, रमजान में जब ये अपने उरूज पर पहुंचेगी तो फिर अवाम का क्या होगा। मिफ्ता इस्माइल साहब की अगर आपने गुफ्तगू सुनी हो तो उन्होंने ये कहा कि 51,000 अरब रुपए तक हमारे कर्जे जा चुके हैं, यानी कि वो 45,000 अरब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ के गई थी, उसमें 6,000 अरब का हमने मजीद इजाफा कर दिया है। फिर उन्होंने ये कहा कि 21 से 22 अरब डॉलर खाली हमें सूद की मद में इस साल देना है। तो आप मुझे ये बताएं कि जब आपके पास 60% 60 to 65% ये वो अमाउंट है जो कि कुल इस साल का है जो हमें फौरन देना है। कहने का मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आमदनी हमारी कम है और अखराजात हमारे ज्यादा हैं। वजीर आजम साहब जो हैं वो किफायत शारी कमेटी जरूर तश्कील दे देते हैं, लेकिन 70 से 75 और फिर 75 से 77 के ऊपर अपनी काबीना ले जाते हैं। मेरा सवाल इसमें यह है कि आया किफायत शारी पहले अपने आप से शुरू हो, अपने अमल से शुरू हो, लेकिन ना वो वजीर आजम साहब खुद करना चाहते हैं, ना उनकी काबीना करना चाहती है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त हमारे, अगर लफ्जी तौर पर बात करूं
تو چیلنجز اور مسائل الگ ہیں. لیکن اگر پریکٹیکلی دیکھا جائے تو اس وقت نہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں کہ ہم الیکشنز میں جائیں, لیکن اس کے باوجود خان صاحب 2 اسمبلیوں کو ڈیزالو کر دیتے ہیں, اور ان کی یہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ قومی اسمبلی میں بھی ووٹ آف کانفیڈنس کے ذریعے شہباز شریف صاحب کو باہر کر دے. وہ آئی ایم ایف جس نے پیر سے مذاکرات شروع کرنے ہیں, وہ آئی ایم ایف ابھی تک اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو یس اور نو کر سکے. ہم ابھی تک اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم ان سے 90 راؤنڈ کے اوپر آ سکیں اور 8ویں اور 7ویں راؤنڈ کی جو گزارشات ہیں, جو شرائط ہیں, اس کے اوپر بات چیت کر سکیں. تو میرا خیال ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مسائل ضرور ہیں, لیکن ہر ایک نے اپنا ایک جو فائدہ ہے, اپنا مفاد ہے, وہ ملحوظ خاطر رکھا ہوا ہے. تو میرے خیال میں اگر تو سیاستدان بالکل صحیح کہا ہے میرا خیال ہے شاہد خاقان عباسی صاحب نے, کہ اس وقت ملک کی جو سچویشن ہے اس میں سراسر قصوروار جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے اور سیاستدان ہے, اور میرے خیال سے کہ اس سے زیادہ بہتر تشریح نہیں کی جا سکتی. بالکل ٹھیک بات. جہاں تک جی آپ بات کریں. جی میرے خیال میں انہوں نے جو تصویر کشی کی ہے, اس سے قطع نظر کہ ان کی مفتاح صاحب کے اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کے حوالے سے خبریں گردش میں ہے کہ وہ نئی پارٹی بنا رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ پارٹیاں جتنی مرضی بن لیں, لیکن اگر اصولی موقف یہ ہو کہ عوام کے لیے کچھ کرنا ہے تو پھر شاید اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو نیتوں کا دار و مدار ہوتا ہے وہ بالکل عمل پہ ہونا چاہیے. آپ کی نیت کچھ اور ہے اور آپ کا عمل کچھ اور ہے, آپ کہتے کچھ اور ہیں اور آپ کرتے کچھ اور ہیں. عوام کی فلاح کے لیے بات کرتے ہیں, لیکن 5 سے 6 موٹے موٹے کام اس وقت اگلے آنے والے 15-20 دنوں میں ہونے والے ہیں, جس سے پاکستان کی معیشت اور عوام کے اوپر ایک بڑا بوجھ پڑے گا. پیٹرولیم مصنوعات سے لے کے نئے ٹیکسز سے لے کے اس کے علاوہ دیگر اور مسائل ہیں جس کے اندر اس وقت اسحاق ڈار صاحب ریکمینڈ کر چکے ہیں کہ یہ سخت فیصلے لینے ہوں گے. تو اگر یہ سخت فیصلے لینے تھے تو میرا خیال ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب کو لینے دینے چاہیے تھے, ان کو جوکر نہیں کہنا چاہیے تھا. لیکن جہاں ہم نے اکانومی کا بیڑا غرق کر دیا ہے, وہی ہم نے سیاست میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. پنجاب میں ہم کسی ایک نقطے کے اوپر یکسو نہیں ہو سکے ہیں کہ ہمیں کس چیف منسٹر کو لانا ہے. شکر ہے کہ خدارہ کے پی کے اندر ایک ہم چیف منسٹر نگراں سیٹ اپ کے لیے چن چکے ہیں, لیکن اس وقت یہی بات پنجاب میں بھی زبان زد عام ہے کہ کیا واقعی پنجاب میں اگر کیئر سیٹ اپ آتا ہے تو کیا وہ ایکسٹینڈ کرے گا, کیا اس کو 3 مہینے کے اندر الیکشن کروانے دیے جائیں گے. جو لوگ چنے گئے ہیں اس میں سے کچھ کنٹروورشل ہے, کچھ لوگوں کا انکلائنیشن کسی طرف پر رہا ہے, کوئی لوگ کسی موجودہ پرائم منسٹر کے انڈر کام کر چکے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت جو موجودہ حکومت ہے اس کی پرائیورٹیز یہ ہیں کہ وہ کس طریقے سے اپنے لیے اگلا الیکشن پریزرو کرے. اس سے قطعی نظر کے فیصلے کیا لینے ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ جو شہباز صاحب کہ جی ہم اس سے مشکل فیصلے کریں, تو میرا خیال ہے کہ ان کو اس گورنمنٹ کو ٹیک اپ نہیں کرنا چاہیے تھا. اس وقت آپ نے اپنے فائدوں کے لیے ٹیک اپ کیا, اور ان ٹیک اپ کرنے کے بعد آج آپ کو یہ احساس ہوا ہے کہ آپ کو اس گورنمنٹ کو نہیں ٹیک اوور کرنا چاہیے تھا. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت کی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو اپنی اندرونی پالیٹکس کے بجائے یہ جو 35-35 کر کے استعفے لیے جا رہے ہیں, استعفے منظور کیے جا رہے ہیں, یہ مذاق کم از کم قوم کے ساتھ اور پارلیمنٹ کے ساتھ نہ کیا جائے. ٹھیک بات ہے, بہت درست بات ہے. شیخ فیاض الدین صاحب, سارا نقشہ آپ کے سامنے آ گیا ہے. اب الزام پرانی حکومت پر لگائیں یا آپ کی حکومت پر لگائیں, یہ اس سے عوام کو فرق نہیں پڑتا. مہنگائی سے ان کی چیخیں نکل گئی ہیں, اور یہ اچھی بات یاد دلائی کہ رمضان بھی آنے والا ہے, اور جو فیصلے ہونے ہیں وہ بھی انہی دنوں میں ہونے ہیں. تو کیا لگتا ہے کوئی رستہ ہے کہ سیاستدان سیاست کی سوچ رہے ہیں, اس کو مات دے رہے ہیں, اس کو شہ مات دے رہے ہیں, اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں, وہ چال چل رہے ہیں, وہ کوئی کچھ عوام کو کوئی ریلیف ملنے کی توقع نظر آتی ہے, کچھ پاکستان کا فائدہ ہوتا دکھائی دیتا ہے؟ میر صاحب, بات یہ ہے, ابھی میری بہن نے جو باتیں کی ہیں میں ان کا مختصراً پہلے جواب دے دیتا ہوں کہ ہم نے یہ حکومت مسلم لیگ نے یا پی ڈی ایم نے یہ حکومت اپنے فائدے کے لیے نہیں لی, بلکہ ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے لی. کیونکہ جس دلدل میں یہ معاشرت چلی گئی تھی, آپ کو بھی پتا ہے کہ آئی ایم ایف بیک آؤٹ کر گیا تھا, جب آئی ایم ایف سے شرائط طے کر کے سائن کر کے. اب بھی نہیں آ رہا, اب بھی دیکھیے معذرت کے ساتھ مفتاح صاحب نے کہا کہ آئی ایم ایف آ سکتا تھا, آ رہا تھا, آپ نے نہیں آنے دیا. ڈار صاحب نے ان پالیسیز کو اوکے نہیں کرنے دیا, اور اب ڈار صاحب انہی پالیسیز کے اوپر واپس آ گئے ہیں. اب میری بات سنیں بہن, مجھے بھی بات کر لینے دیجیے. مفتاح صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ اس حکومت نے 6,000 ارب قرضہ لیا ہے, لیکن یہ نہیں بتایا کہ کتنے ارب ہم نے واپس کیے ہیں. 2 ارب کے ہم نے بانڈ کے واپس کیے ہیں, 1 ارب ہم نے قطر کا واپس کیا ہے, 3 ارب ڈالر تو ہم نے یہ واپس کیے ہیں. یہ تو انہوں نے بتا دیا کہ ہم نے اتنا قرض بڑھا دیا, لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ قرض کی بات دیکھیں تو پاکستان پیپلز پارٹی نے 8,000 ارب قرضہ لیا تھا اپنے دور میں 5 سال میں. مسلم لیگ نے 10,000 ارب ڈالر لیا تھا, اور انہوں نے پونے 4 سال میں بقول خود شوکت طرین صاحب کے 19,000 ارب روپیہ لیا ہے, حالانکہ وہ 25,000 ارب تھا. اگر ہم نے 10,000 ارب ڈالر
कर्जा लिया था तो मुल्क में हमने मेट्रोज बनाई थी, उनके मोटरवेज का जाल बिछाया था, LNG के कारखाने लगाए थे, बिजली के लोड शेडिंग खत्म की थी। ठीक है, अब क्या आगे क्या होगा? 7 महीने का आगे मैं अर्ज करता हूँ, आगे सिर्फ ये इसका वाहिद हल ये है कि मुल्क जिस माशी दलदल में फंसा हुआ है उसे निकालने के लिए तमाम सियासी जमातों को हुब्बुल वतनी का मुजाहरा करना चाहिए और मिल बैठकर एक मईशत का एक जो है उस पर एक मुतफिक हो जाना चाहिए कि उस पर क्या लाएमल हो। लेकिन हमारी बाज पार्टियां अपनी अनाज से बाहर नहीं निकलती, वो कहती हैं अगर हम हैं तो मुल्क है वरना मुल्क नहीं है, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना। इसको इस वक्त हमें चाहिए कि हम मुल्क के नाजुक हालात से गुजर रहा है, इसका हल निकालने के लिए तमाम पार्टियां बाशमूल तहरीक इंसाफ ये मिल बैठे और फिर मुल्क के लिए एक लाएमल तय करे। लेकिन तहरीक इंसाफ का तो रवैया ये है कि अभी उन्होंने फैसला आया नहीं, उन्होंने कह दिया है कि हम इलेक्शन कमीशन का फैसला कबूल नहीं करेंगे। तो भाई ऐसे मुल्क नहीं चलेगा। मुल्क सियासत जो है अफाम और तफहीम का नाम है, ये कोई कुश्ती नहीं है, ये कोई जोड़ो कराटे नहीं है कि आपने दूसरे को हराना ही हराना है। ठीक है, फैसला वो नहीं मानता या आप नहीं कुछ डिलीवर कर रहे, सफर तो अवाम कर रहे हैं ना जी, उसका क्या हल है? देखें कोई शक नहीं हम डिलीवर कर रहे हैं। अगर हम ये जो हार्ड स्टेप हैं ये हमने ना लिए होते या ना लेंगे तो मुल्क डिफॉल्ट हो जाएगा। और मीर साहब आप भी समझते हैं और बाकी साहबान भी समझते हैं कि डिफॉल्ट के बाद मुल्क का क्या हाल होगा। हमने डिफॉल्ट को हर सूरत में बचाना है। और साथ में जो हमारी बहन कह रही थी कि IMF वालों को हमने रोका, IMF को, ये IMF का प्रोग्राम जरूर जारी रहेगा। पाकिस्तान की तारीख में एक ही IMF का प्रोग्राम मुकम्मल हुआ है और जो सागदार ने किया है जी, सागदार ने की है, एक ही हुआ आज तक। चौधरी निसार बहुत दिनों के बाद बोले हैं और उन्होंने कहा कि सागदार तो वो है अकाउंटेंट है और मुफ्ताह इस्माइल जो है वो इकोनॉमिस्ट है। और मैं तो एक अरसे से रोता आया हूँ कि पाकिस्तान की मईशत चार्टर्ड अकाउंटेंट और फंड मैनेजर्स के हवाले कर दी गई, शौकत अजीज से लेकर शौकत तरीन तक और सागदार तक, और इकोनॉमिस्ट स्वाय महबूब हक के कोई आया नहीं है। तो कोई मसले का हल जी? मसले का हाल तो मैंने पहले ही बताया है कि जब तक तमाम जमातें बैठकर वही बात है जी, बैठकर एक चार्टर और इकोनॉमी नहीं करेंगी उस वक्त तक मुल्क में ये गैर यकीनी हाल रहेगी। और जैसे कि ठीक बात है नदीम कुरैशी साहब, आप क्या कहेंगे? वो कहते हैं मिल बैठे हैं और चार्टर्ड इकोनॉमी करें, आप मेरा ख्याल कहेंगे इलेक्शन करा दो क्योंकि इनको मैंडेट नहीं है, इनकी बात कोई नहीं सुनता। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए मिस्टर, मैं आपको गर्ज करता हूँ, कोई भी शख्स ये नहीं चाहेगा कि उसका ये मुल्क किसी भी तरह से मजीद मुश्किलात की तरफ जाए। जो आज पाकिस्तान के आम आदमी के हालात हैं, आपने भी सना मिर्जा साहबा ने भी बड़ी अच्छी इस पर रोशनी डाली और कैसे इनकार हो सकता है जो हालात डे बाई डे एक डेंजर जोन की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, बैटरी का लफ्ज इस्तेमाल करना और ऑफर कर देना टीवी में बैठकर, ये बजाय बड़े खूबसूरत वर्ड है, देखने वाला भी बड़ा इससे वो मुतमईन होगा और बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन क्या बैठने के लिए कोई ऐसा मौसर कदम अभी तक उठाया गया मुझको हुकूमत की तरफ से? हालांकि मैं समझता हूँ कोई ऐसा एक स्टेप, कोई ऐसा एक कायदा, कोई कानून, कोई ज़ाब्ता बनाया गया हो इस मुल्क में। अभी सर साहब ने बड़ी अच्छी बात की, सना महसूस साहब ने कहा कि जी सियासी पार्टियों की लाइन डिफरेंट है, पाकिस्तान के अवाम की बिल्कुल डिफरेंट है। मैं इसमें एक चीज ऐड करूंगा कि चूंकि सियासी पार्टियां भी अवाम से ही बनती है, अवाम के नुमाइंदे ही सियासी पार्टियों को बनाते हैं, यहाँ सब सियासी पार्टियां उनके इस तजजिए का हिस्सा नहीं बन सकती। यहाँ कुछ सियासी पार्टियां ऐसी हैं जो 30-40 साल से मुसलसल मुख्तलिफ सूरतों में इक़्तिदार के इस सिंहासन पर विराजमान रही हैं। आज अगर पाकिस्तान के ये हालात है और अभी तो सोशल मीडिया ने चीजों को बड़ा ईज कर दिया कि हर शख्स देख सकता है कि वो मुल्क बांग्लादेश जो हमसे जुदा हुआ और हम हर साल 16 दिसंबर को सबूत ढाका बनाते हैं और बड़ी सेमिनार्स और बड़े इनकाद करते हैं, उस तकलीफ का इजहार करते हैं, कभी किसी को गद्दार डिक्लेयर करते हैं, कभी किसी को गद्दार डिक्लेयर करते हैं। लेकिन आज मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है हमारे सामने कि वो लोग आगे बढ़े और 40 साल के करीब अरसे में आज बांग्लादेश की मईशत जहाँ खड़ी है, हमें सोचते भी शर्म आती है। क्या करें हम? लेकिन वहां तो एक बांग्लादेश मॉडल आया, पहले वो भी लड़ रहे थे, पहले वहां भी मार्शल लग रहे थे, पहले वहां भी सियासत में जूतम पेजार हो रही थी, फिर एक जिसे बांग्लादेश मॉडल कहते हैं, एक हुकूमत बनाई गई, 2-2.5 साल वो गई, फिर इलेक्शन करा, फिर हालात बदले। क्या यहां भी वो तजर्बा करें?
मिर्ज़ा साहब मैं आपको गल करता हूँ, अब हम किसी तजर्बे की मजीद हमारे पास गुंजाइश नहीं है। इस मुल्क के मालिक इस मुल्क की आवाम है, इस मुल्क का मालिक इस मुल्क का वो आम शख्स है जो इसकी तकालीफ को भुगतता है। इसके मालिक के अशराफिया के लोग नहीं है जिनके असासा जात की तफसील। ठीक है, मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ जी। नसरुल्लाह मलिक साहब ने हमें शामिल हो गए हैं। नसरुल्लाह मलिक साहब, हमारे साथ 3 लोग मौजूद हैं। सना मिर्जा साहबा हैं, उन्होंने बड़ी तफसील के साथ सारी सूरत का तज़किया किया। नदीम कुरैशी साहब तहरीक इंसाफ से हैं और शेख फयाजुद्दीन हमारे मुस्लिम लीग नून से हैं। इस सारी सूरत का क्या आपको नजर क्या आता है? पाकिस्तान किधर जा रहा है? पाकिस्तान के अवाम का क्या बनेगा? 2 लफ्जों में पूछना चाहता हूँ। मीर साहब, हम सियासत को वहां लेके आ गए हैं जहां मैं समझता हूं कि अब कोई किसी को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। इमरान खान साहब समझते हैं कि अगर उन्हें इक़्तिदार ना मिला तो उसके अलावा कोई और चारा इस मुल्क के लिए नहीं है, और वो अगर सारी नशिस्तें ना जीते जहाँ पे इलेक्शन लड़ेंगे तो मुल्क के अंदर इलेक्शन भी शफाफ नहीं है। दर हकीकत जब आप इस हद तक चली जाए, सियासत इतनी पोलराइज हो जाती तो उसमें फिर मसाइल का हल निकालना बड़ा मुश्किल होता है, और आज मुल्क इस सूरत से 2 चार हो चुका है। आप सब्र करें कि सियासतदान मिल बैठकर ना मैशत पे कोई बात करने को तैयार है, ना मुल्क के हालात पे कोई बात करने को तैयार है, ना इंतखाबी अमल को उसकी इस्लाहात करने को तैयार है, ना इंतखाबी जो है वो इलेक्शन की किसी तारीख के लिए मुतफिक होने को तैयार है, और ना इवन पंजाब में निगरान वज़ीर-ए-आला का तकर्रर कर सकें। ठीक है, अब खुद बताइए, आप माशाल्लाह हमारे उस्ताद हैं, बड़े सीनियर आदमी हैं, क्या इस सूरत हाल में सियासत आगे बढ़ सकती है? कुछ इसमें बड़े जज्बाती आदमी है, हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, यानी आप अदम एतमाद की तहरीक के नतीजे में इक़्तिदार से बाहर निकले, अब असम्बलियों से भाग जाएं, यानी आप अपोजिशन में बैठ के क्यों किरदार अदा नहीं कर सकते? यानी आप समझते हैं कि आप 2013 इसको छोड़ दें, अभी तो अमेरिका ने निकाला है, 2013 में किसने निकाला था? यानी आप 2014 की असम्बली से बाहर निकल गए थे। यानी ये मिजाज बन गया है अब एक खास हमारी सियासी जमात का कि वो समझती है कि वो दुरुस्त है। आप इख्तिलाफ राय करके देख लें, अभी आपके ऊपर जितने ताबड़तोड़ हमले करेंगे आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। यानी कासिम अली शाह ने क्या जुर्म कर दिया? उसने ये कह दिया कि मैं फलां से मिला, फलां के बारे में मेरी ये राय है। उसके खिलाफ जो कैंपेन चलाई गई, क्या इस मुल्क में अब इख्तिलाफ राय हो सकती है? क्या डिबेट हो सकती है? क्या किसी बात पे, किसी मौजू पे डिस्कशन हो सकती है? यहाँ तो एक बात एक शख्स को बना दिया गया वो महात्मा है, वो बाकी सारे के सारे चोर हैं। अब इस सूरत हाल में आप मुझे बताइए, मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा ही रास्ता हो कि ये सारे घर भेज दिए जाए और कोई आके इस मुल्क को चलाए, लेकिन अब मुल्क ये जिस तरह सियासत कर दी गई चलने वाला दिखाई देता नहीं है। ठीक बात है, ये बिल्कुल बहुत मुनासिब तज़किया आपने किया जी। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं, लेकिन क्या बात करें, बात तो हम एक ही कर रहे हैं और बिल्कुल कुएं के बैल की तरह उसी के गिर्द घूमते जा रहे हैं। इलेक्शन करा लो, इलेक्शन हल नहीं है, मिसाक मईशत कर लो, मिसाक मईशत नहीं, आवाम की राय सुनी जाएगी। कुछ समझ नहीं आता कि कहाँ जाएं कहाँ नहीं जाएं। ऐसी कन्फ्यूजन, ऐसी अनसर्टेनिटी कि मैं आमतौर पर कहा करता हूँ कि जो हमारे स्टेक होल्डर भी हैं, या वो लोग जो कहा जाता है कि वो फैसला साज हैं, या वो लोग जो सारे इकदाम करते दिखाई देते हैं, चाहे वो तहरीक इंसाफ होता है, मुस्लिम लीग नून हो, चाहे हुकूमत हो, चाहे अपोजिशन हो, चाहे एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे कुछ और हो, किसी को नहीं पता शायद हम मुल्क किस तरफ जाना चाहते हैं, मुल्क के अगला कदम क्या होना चाहिए और क्या होगा। किसी को, कुछ लोगों का ख्याल है कि जब कौमें ऐसी अनसर्टेनिटी और कन्फ्यूजन का शिकार होती हैं तो बड़ी मुश्किल पैदा होती है। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं और कोशिश करते हैं कि सवाल का जवाब तलाश करें। जी नाज़रीन कराम, हम कोशिश कर रहे हैं कि सवाल का जवाब तलाश करें, लेकिन लगता यह है कि हम एक ही चक्कर में घूमते जा रहे हैं। उसको कुछ कह लीजिए, मसले का हल तो सबको मालूम है मसला क्या है, और सबको मालूम है अपने अपने जो हल हैं वो फिक्स्ड हैं, माइंड में सेट हैं। लेकिन कोई पाकिस्तान के अवाम के बारे में ये बड़ी दुरुस्त बात है कि रमज़ान भी सर पे आने वाला है, ये तो सोचा नहीं था हमने। और रमज़ान के नाम पर, मुकद्दस नाम पर जो हम महंगाई करेंगे वो अलग होगी, और इसके वक्त जो IMF के नाम पे महंगाई होनी है उसमें वो शुमार भी नहीं होगी। तो हम कहाँ खड़े हैं, क्या सूरत हाल है? सिक्योरिटी का जो मसला है हमारा वो मामूली नहीं है, बहुत संगीन है। अब तो देखिए मुल्क के अंदर डाकू इस तरह अगवा करके लोगों को ले जा रहे हैं, 3 सूबों जहां मिलते हैं उस जगह पर
उन दलदलों में, उन जंगलों में इस तरह ले जा रहे हैं कि पुलिस कहती है कि हम बेबस हैं, हमारी तो बंदूकों की मार उतनी नहीं जितनी उतनी बंदूकों की मार है। तो क्या हल है, कैसे हम इस सारी सूरत-ए-हाल से बाहर निकल सकते हैं? जी सना मिर्जा, क्या कहेंगी आप? देखिए मीर साहब, मेरा ख्याल है कि हम कैसे बाहर निकल सकते हैं तो मुश्किल सवाल है, क्योंकि असल चीज ये है कि अगर इस सवाल का जवाब शायद हमारे सियासतदानों के पास भी होता तो इस मुश्किल से बाहर जरूर निकल सकते। लेकिन जो मैंने शुरू में बात की थी कि कुछ हमारी अपनी गलतियां भी हैं और कुछ हमारी अपनी प्रायोरिटीज भी हैं एज पॉलिटिशियंस। मेरे भाई जो ये बात कर रहे थे कि उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शामिल नहीं करना चाहिए और सारी जमातें एक तरफ, लेकिन एक जमात जो है वो उनसे बेहतर है, तो मैं उनसे ये कहूंगी कि आया क्या वजह है कि वो पिछले 10 महीने 8 महीने से एसएमयू का बाइकआउट जरूर करते रहे, लेकिन जब उनको ये लगा कि निगरान सेटअप ने आना है, लेजिस्लेशन होनी है, अगले हुकूमत के लिए इंटरिम गवर्नमेंट के लिए मुख्तलिफ इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर पार्लियामेंट में डिस्कशन होने हैं, तो उसके लिए उनको पार्लियामेंट की याद क्यों आई? आखिर एक तरफ से अगर ये खेल खेला गया तो दूसरी तरफ से हुकूमत की तरफ से जो उससे एक दिन पहले तक ये राग अलापती रही कि जी आप तो पार्लियामेंट में वापस आए, हम आपको वापस लाना चाहते हैं, हम आपसे बैठकर बात करना चाहते हैं, तो फिर उनके पीछे से आखिर कुर्सी क्यों खींची गई? 35-35 करके आखिर उनके इस्तीफे क्यों मंजूर किए गए और आखिर इस फिगर को 80 पर क्यों पहुंचाया गया? ये क्यों कहा जा रहा है कि उन साहब को जो कि इस वक्त अपोजिशन लीडर का नकली किरदार पार्लियामेंट फ्लोर पे अदा कर रहे हैं, उनको कम से कम रिजर्व करने के लिए और इंपॉर्टेंट कानून साजी उनके हाथों से करवाने के लिए उनको कोशिश की जा रही है कि बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो हकीकी अपोजिशन है उसको स्टेक पर लगाया जाए। लेकिन इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गलती भी है, वो इस पार्लियामेंट को जाली कहती रही, तो अब इस जाली पार्लियामेंट के अंदर आने की जरूरत क्यों महसूस की गई? अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतना जरूरी था कि आवाम की खिदमत करते तो पिछले 4-4.5 साल में पहले बुज़दार साहब का टीका लगाया गया, उसके बाद परवेज इलाही साहब को लाया गया जिन्होंने 100 अरब से ज्यादा के फंड सिर्फ गुजरात और मंडी बहाउद्दीन में दे दिए। तो मेरा सवाल यह है कि आखिर ट्रांसपेरेंसी कहां है? जिस ट्रांसपेरेंसी की बात ये करते हैं, जिस एहतसाब की ये बात करते हैं, जिस लाकानूनियत को खत्म करने की ये बात करते हैं, जिन चोर डाकुओं की ये बात करते हैं, ये उन्हीं सारी चीजों के ऊपर काम करते रहे। और इसमें नून लीग, इसमें जो नून लीग है वो भी कोई दूध की धुली नहीं है। नून लीग ने क्या दावे किए? ये मेरे भाई जो अभी बात कर रहे थे कि जी हम इसलिए आए कि मुल्क डिफॉल्ट करने जा रहा था। मेरा इनसे सवाल यह है कि क्या मुल्क अभी तक डिफॉल्ट के खतरे से बाहर आ गया है? मिफ्ता इस्माइल साहब जब ये एफर्ट कर रहे थे तो उस वक्त उनकी एफर्ट को क्यों खत्म किया गया? आपके प्राइम मिनिस्टर के बेटे ने आखिर उनको जोकर क्यों कहा? आप ही की पार्टी से बिलोंग करते थे। आखिर मियां नवाज शरीफ साहब वीडियो लिंक की जो कॉन्फ्रेंस थी उससे उठकर क्यों चले गए जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने एहतजाज किया और कुछ चीजों के ऊपर कहा कि जी फैसले आपको इस्लामाबाद में करने देने चाहिए, लंदन से नहीं होने चाहिए। तो कुछ गलतियां हमारी सियासी जमातें करती हैं, बहुत अदब करती हूं मैं आपके दोनों मेहमानों का, लेकिन कुछ चीजों के ऊपर इनको स्टैंड लेना चाहिए और कम से कम ऐसे फैसले करने चाहिए। आखिरी बात में मोटी बात ये करती हूं कि जो आईएमएफ से पीर से इनकी गुफ्तगू शुरू होनी है वीडियो लिंक पे, उसमें अगर हमें कामयाबी नहीं मिलती तो आईएमएफ का वक्त अगले आने वाले दिनों में पाकिस्तान नहीं आएगा, और अगर वो पाकिस्तान नहीं आएगा तो फिर हमें कर्जा नहीं मिलेगा और ऑब्वियसली हमारे जो क्राइसिस है इकोनॉमिकल वो मजीद गहरे से गहरे होते जाएंगे। ठीक बात। नसरुल्लाह मलिक साहब, अब आप सारी सूरत हाल, कुछ बहुत सी बातें आपने सुन ली, कोई आप क्या इस पे मुझे तो सवाल ही बनाना नहीं आ रहा, यानी इतने कंफ्यूज हैं हम, इतने हम अनसर्टन हैं कि सवाल बनाते हुए वही मुझे झिझक महसूस होती है, पूछूंगा कहेंगे क्या बच्चा वाला सवाल पूछ रहे मीर साहब सच्ची बात तो ये है कि आपने देखिए साफत में आपने कुर्बानियां दी, अच्छा बुरा वक्त देखा, प्रेशर बर्दाश्त किया, किसके लिए कि मुल्क के अंदर एक पार्लिमानी निजाम, एक जमहूरियत का तसलसल होना चाहिए। लेकिन आप मुझे बताइए, आप और मैं, मुझसे तो कम से कम अगर आप मुझसे सवाल पूछेंगे तो मैं तो बड़ा मायूस हूँ। मुझे नहीं लगता कि इस वक्त सियासतदान संजीदा हैं आवाम के मसाइल के लिए या मुल्क को इस बहरान से निकालने के लिए। ये बात दुरुस्त है कि हुकूमत ने भी कोई जिम्मेदाराना सबूत नहीं दिए बाद चीजों पर, लेकिन मसला ये है कि जब आप इस मुल्क के अंदर इस किस्म का माहौल बना देंगे, यानी आप सुबह उठते हैं, आप टीवी चैनल पर एक दूसरे के ऊपर इल्जामात देखते हैं और इल्जामात ऐसे लगाते हैं कि खुदा की पनाह। यानी आप अंदाजा करें कि आप इस मुल्क के अंदर ये खेल खेला गया कि अगर आप मुल्क का बजट आपका 7,000 या 8,000 अरब रुपए है तो लोगों ने उस बजट में से 25-25 हजार अरब रुपए की करप्शन के टीवी पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की हुई है। यानी आप देखें कि एक ऐसा माहौल बनाया गया, सारे इसमें जिम्मेदार है। अब कौन एतबार करे इस मुल्क की सियासत के ऊपर, कौन इस पार्लियामेंट के ऊपर एतबार करे? मैं यानी चलें हम ज्यादा क्रिटिक होते हैं इसलिए कि खान साहब चूंकि ज्यादा अपने आप को मुत्तकी और परहेजगार कहते हैं, इससे शायद तनकीद उन पर ज्यादा होती है। सवाल ये है कि आपका हर बच्चा
آج ڈرگ کا شکار اور آپ کے شہروں کے اندر ڈرگ بیچی جا رہی ہے. کسی کو ہوش ہے؟ آپ کے اسکولوں کالجوں کے اندر ڈرگ بیچی جا رہی ہے. اور یہ ڈرگ کہاں سے آتی ہے؟ جس صوبے کے اندر آپ دعوے دار ہیں کہ وہاں ہم نے ریاست مدینہ بنا دی ہے، وہاں کون سی جعلی چیز نہیں بنتی مجھے بتائیے؟ وہاں آپ کی ڈرنکس جعلی بنتی ہیں، وہاں آپ کی ادویات جعلی بنتی ہیں، وہاں آپ کی منشیات کی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، وہاں سے منشیات چل کے پورے ملک کے اندر پھیلتی ہے. یعنی آپ کہتے ہیں کہ ہم اس ملک کے اندر ریاست مدینہ بنا رہے ہیں، یعنی آپ کے ان علاقوں کے اندر بجلی چوری کرنے والوں کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کر سکتا. اس سے کہ اراکین اسمبلی اور صوبائی وزراء کی انہیں پشت پناہی حاصل ہے. یہی بلوچستان کے اندر صورتحال ہے. آج کسی نے یہ کہا کہ اسکول تعلیمی نظام اس لیے ٹھیک نہیں ہو سکا کہ ان کی حکمران جماعت یعنی پی ٹی آئی کے زیادہ تر ارکان کے جو نجی اسکول اور ادارے ہیں وہ ان کی ملکیت ہے. میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں نا جی کہ آپ صورتحال یہ بن چکی ہے کہ ہر فرد یہ سمجھتا ہے کہ اس کو فائدہ کہاں سے پہنچے گا اور وہ اس فائدے کے لیے سب کچھ ملیا میٹ کرنے کو تیار ہے. ٹھیک بات ہے. اب اس صورتحال میں لوگ کہاں جائیں؟ سچی بات ہے، اب تو یہ میں بات بڑی غلط ہے، نان ڈیموکریٹک بات ہے، لیکن میں کہتا ہوں خدا کے لیے اب ان سیاستدانوں کے سامنے کوئی آ کے ہاتھ جوڑے جس سے کہ بھائی 10 سال کے لیے آپ پلیز گھر بیٹھ جائیں، گولف کھیلیں، ریس کورس میں جائیں، واک کریں، اس ملک کو اس کے حال پر چھوڑ دیں، ہمیں کسی کو بیٹی کی طرف لے جانے دیں. آپ انکروچمنٹ ختم نہیں کر سکتے. آپ مجھے بتائیے پشاور میں انکروچمنٹ ختم کرنے کی کوشش کی گئی، اراکین اسمبلی چیف منسٹر کے پاس چلے گئے، انکروچمنٹ واپس ہوگی، لوگوں نے ووٹ لینے ہیں. جب تک آپ یہ فیصلے الیکشن یہ بالکل ملک صاحب بڑی درست بات ہے. یہ جمہوریت پر بہت بڑا چارج ہے کہ ووٹ لینے کے چکر میں ہم وہ فیصلے نہیں کر پاتے، اور یہی شاید مسلم لیگ نون کا مسئلہ بھی ہے کہ وہ مشکل فیصلے کرتے ہوئے کترا رہی ہے کہ ووٹ لینے کے چکر میں سیاستدان وہ فیصلے نہیں کر پاتے جو ملک کے مفاد میں ہے، عوام کے مفاد میں ہے. ندیم گھڑی صاحب آپ نے پورا سنا، یہ چارج شیٹ تو نہیں ہے لیکن وہ ایک بات کر رہے ہیں کہ یہ ساری باتیں سامنے نظر آتی ہیں، ان کا حل کیا ہے؟ مرزا جس شفقت اور محبت سے آپ نے میرے دونوں ثنا مرزا صاحبہ کو میری بہن ہے اور ملک صاحب میرے بھائی سنا، اور مجھے بھی موقع دیجیے گا. بالکل ملک صاحب بالکل حسب روایت حسب توقع اپنی ساری اس معاشرے کی ساری تکالیف کا منبع جو ہے وہ عمران خان صاحب کی طرف موڑ دیا. اور جس طرح سے مجھے توقع تھی انہوں نے وہ 13 جماعتی اتحاد جو اس ملک پر 10 مہینے سے اقتدار کے نام پر قابض ہے ان کو این آر او دے دیا. میں اسے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ نے تمام چکتی رگوں پر ہاتھ رکھا جو اس معاشرے میں عام آدمی کو مسائل درپیش ہے، لیکن آپ نے جو تجربے کار لوگ ہیں، جو عوام کے بڑے دوست ہیں، جو کہا کرتے تھے ووٹ کو عزت دو، جو کہا کرتے تھے طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، آپ نے کیا ان کے اوپر بھی کوئی چارج شیٹ کیا کہ بھائی آپ کو کون سی ایسی تکلیف تھی، میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں بڑی مجبوری میں، کہ ایک چلتی حکومت کو آپ نے ٹاپل کیا اور پھر آپ اب آج فرماتے ہیں کہ جمہوری طریقے سے ہوا نا؟ آپ کہتے ہیں جمہوری طریقے سے ہوا نا؟ وہ تو ہاں ان میں موجود ہے وہ طریقہ. اچھا بالکل. اچھا اگر جمہوری طریقے سے ہوا، میں نے آپ کی بات کو میں سیکنڈ کرتا ہوں، تو اس کے اثرات پہ جب عام آدمی پاکستان کا بھگت رہا ہے، پاکستان کی ریاست بھگت رہی ہے، پاکستان کا انڈسٹریز بھگت رہا ہے، تو پھر آپ سارا ملبہ عمران خان پہ طرح ڈالیں. عمران خان کے دور اگر آج سے کمپیریزن کریں گے پھر یہ مجھے کہیں گے جی ندیم کو جذباتی ہیں. بھائی میں ایک مڈل کلاس کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، گلی کوچے میں رہنے والا شخص ہوں. آج سے 10 ماہ پہلے جو اس ملک کے حالات تھے، 10 ماہ میں اتنی تباہی پاکستان کی ہسٹری میں کبھی نہیں آئی. شاید 71 وار میں بھی اتنی تباہی پاکستان کے وہی مسئلہ ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ آپ کا کیا یہ کہتے ہیں آپ کا کیا درا جو بھگت رہے ہیں، آپ کہتے ہیں انہوں نے خراب کر دیا. ہم کیا کریں؟ دیکھیں ہم کیا میں قرض کروں نا میر صاحب میں قرض کروں، کہنا بڑا آسان ہے، ثابت کرنا بڑا مشکل ہے. آج جو جی ڈی پی عمران خان کے، پھر آپ کہیں گے جی معاشی آپ نے اعداد و شمار پیش کرنا شروع کر دیے. بھائی میں تو پیش کروں گا. آج اگر پاکستان کے پورٹ پر آپ کا جو امپورٹر ہے وہ اپنی چیزیں امپورٹ نہیں کر سکتا، اس کی ہر چیز اوپن نہیں ہو رہی، تو اس کے اثرات عام آدمی پر پڑ رہے ہیں. یہ 13 جماعتی اتحاد پر تو نہیں پڑ رہے جو پاکستان میں. اچھا ندیم بھائی صاحب، اب آپ کی بات پوری میں نے سن لی. میں اب شیخ سعد الدین صاحب سے ہی پوچھوں کہ وہ اس ساری گفتگو پر کیا سمجھتے ہیں. دیکھیے نا، آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے، ان کا پوائنٹ آف ویو بھی لے لیتے ہیں، پھر آخر میں ہم کنکلوڈ کریں گے، تو پھر دوبارہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. جی شیخ صاحب. جی صاحب، میں سب سے پہلے ندیم بھائی کی اس بات کا جواب دینا چاہوں گا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی سنجیدہ کوشش نہیں کی مذاکرات کی. تو اسحاق ڈار صاحب 3 دفعہ صدر مملکت سے جو ملے تھے وہ اپنے دانت دکھانے نہیں گئے تھے، وہ صرف اسی حل کے لیے گئے تھے کہ مذاکرات
के लिए रास्ता निकाला जाए। लेकिन इमरान खान साहब ने उसने ये कहा कि फौज से तो मुज़ाकरात हो सकते हैं, इन चोरों से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। जब ये बातें इस हद तक बड़ी हों, सियासतदान गाली गलौज पे और ज़ातियात पे उतर आए, तो फिर मुज़ाकरात कैसे हो? हम तो हर वक्त, हम तो सियासी लोग हैं, हम सियासी जमात हैं, हम किसी फौज के तैयारी में उगने वाले हम पौधे नहीं है। हम तो एक सियासी जमात हैं, हम तो हर वक्त डायलॉग के लिए तैयार हैं। लेकिन जहाँ तक मसाइल का हल है वो सिर्फ इसी बात पे जिलानी की रूह बड़ी परेशान होगी इस वक्त शेख साहब, जनरल जिलानी की रूह बड़ी परेशान होगी, अल्लाह ताला ने तरीके रहमत करे। वो पुरानी बात, अगर उनकी रूह परेशान होगी तो वो भी हमारे साथ बैठ के मुज़ाकरात में उन्होंने डेमोक्रेसी पे एक चार्टर किया था। आप तो उसमें बैठने के लिए भी तैयार नहीं थे, आप अब भी बैठने के लिए तैयार नहीं है। ये बात यह कि मेरी तो ये आदत है कि मैं हूं तो पाकिस्तान है, वरना पाकिस्तान नहीं है। अगर मैं कराची में हार गया हूं तो इलेक्शन दोबारा हो, अगर मैं 13 में हार गया था तो मैं सड़कों पे आ गया था। मैं अगर जीत जाऊं तो वो बात सच है। ये तो ये है ना, इमरान खान साहब अगर हुकूमत में हो तो अपोजिशन को नहीं मानते, और अपोजिशन में हो, 14 में थे तो वो हुकूमत को नहीं मानते। वो तो सिर्फ इस बात को मानते हैं कि मुझे वजीर आजम बना दे। ठीक बात है, आपकी बात कंटिन्यूटी में यही तसलसल के साथ आ रही है। और हम एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद लास्ट हम कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। वक्त हमारे पास बहुत कम रह गया, एक वक्फा, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। नाज़रीन किराम, बड़ा आखिर में वक्त कम हुआ करता है। आमतौर पर हम पहले बहुत गुफ्तगू कर लेते हैं, माजी में चले जाते हैं, अपनी कारकर्दगी से आते हैं, दूसरे करते हैं और कोशिश करते हैं कि इस बात को ज़्यादा बेहतर तौर पर बयान करने की कोशिश करें कि हमने क्या किया था, उसने क्या किया, ये वगैरह वगैरह। लेकिन बहुत कम वक्त में मैं सना मिलन साहब, आपने बहुत ही बातें दोनों सेगमेंट में बहुत बड़ी वजाहत के साथ कर दी हैं। अब अगर मैं कहूँ कि कंक्लूड करें कि क्या नजर आता है सारी गुफ्तगू के बाद, एक गुफ्तगू से भी एक नतीजा निकलता है, तो क्या आप कहेंगे? बिल्कुल सर, मैं मुख्तसर ही रखूंगी, मुझे पता है आपके पास टाइम कम है। मेरा ख्याल है कि हमें पाकिस्तान, देखिए मैं ये जरूर आपको क्लियर कर दूं कि मैं ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साइड पर हूं और ना नून लीग की। मैं वो बात करूंगी जो सच और हक की बात है। हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे एस्टेब्लिशमेंट की पैदावार होने का इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। हमें ये भी पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैसे बनी थी, मुस्लिम लीग नून कैसे बनी थी, मुस्लिम लीग काफ कैसे बनी थी। तो हमें, मेरा ख्याल है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज का जो बैकग्राउंड है वो याद रखना चाहिए। हमारी याददाश्त जो है वो काफी कमजोर है। लेकिन मैं अब हाल की तरफ आती हूँ। देखिए बात यह है कि हम अभी एक बयानिया सामने रख रहे हैं जो कि नून लीग के तरफदार हैं। वो ये कहते हैं कि जी इस वक्त क्योंकि सियासी अदम इस्तेहकाम है, इसलिए इकोनॉमी के लिहाज से इस्तेहकाम नहीं आ पा रहा है। मेरा ख्याल ये है कि ये बयानिया एक हद तक तो दुरुस्त है, लेकिन इसमें से किसी एक पार्टी को माइनस करके आप इस्तेहकाम नहीं ला सकते। इसमें ताली दोनों जानिब से बजनी चाहिए। एक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इंतखाबात में शामिल होना चाहिए, कौमी धारे में आना चाहिए, इलेक्शन लड़ना चाहिए। 2018 में सिवाय मेरा ख्याल है JUI फे के बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को कन्विंस किया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में उस पार्लियामेंट में लेके जाने में जहां PTI अक्सरियत के साथ आई थी। तो मेरा ख्याल है खान साहब को भी तमाम तर तहफुजात के बावजूद अगले इलेक्शन का जो सिस्टम है उसमें जाना चाहिए और पार्लियामेंट के अंदर रहते हुए अपनी जंग लड़नी चाहिए, पार्लियामेंट से बाहर नहीं आना चाहिए। और दूसरी तरफ नून लीग को भी खुले दिल के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को में शामिल होने देना चाहिए। नसरुल्लाह मलिक साहब, लास्ट वर्ड्स क्या हैं आपके? जी मुझे लगता है जी कि बड़ा शदीद क्राइसिस है। सियासतदानों को फौज के नाखन लेने पड़ेंगे, मिल बैठना पड़ेगा अगर इन्होंने सियासत बचानी है। और अगर मिल बैठ के मसाइल का हल तलाश, ये अच्छा फिक्र है कि अगर सियासत बचानी है, ठीक, बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, वरना ये सियासत भी नहीं बचेगी। ठीक बात है। मुल्क के लिए मसाइल तो हैं ही, लेकिन सियासत और जमहूरियत के लिए भी बहुत से मसाइल हैं। मुल्क के लिए तो माशी मसला भी है, मुल्क के लिए सिक्योरिटी का मसला भी है, मुल्क के अवाम भी बहुत मुश्किलात में है। लेकिन अगर सियासतदानों का यही हथकंडा रहा तो जमहूरियत और सियासत दोनों के लिए मुश्किलात हैं। जी नदीम कुरैशी साहब, आप क्या लास्ट वर्ड्स कहेंगे? देखिए जी, मैं तो समझता हूँ कि वाकई डायलॉग होना चाहिए यहाँ मईशत पे भी और जो पॉलिटिकल हार्मनी है उस पर भी, और बिलखुसूस पाकिस्तान का वो कलमकार, पाकिस्तान का वो दानिशवर, पाकिस्तान का वो शख्स जिसकी लफ्जों को लोग, जिसके बोलने को लोग अहमियत देते हैं, जिसके लफ्जों की कोई वक़्त है, उसको भी चाहिए वो अपनी जाती पसंद नापसंद से बाहर निकलकर पाकिस्तान की अवाम के हवाले से इस बात का यकीन कर ले कि पाकिस्तान की अवाम अच्छी बात है कि आप भी डायलॉग के हामी, बहुत अच्छी बात है। शेख फैजुद्दीन साहब, आप क्या कहेंगे लास्ट वर्ड्स, बॉटम लाइन? मैं यही कहूंगा, अर्ज करूंगा, बल्कि गुजारिश करूंगा बसद अदब, इसका हल वाहिद मुज़ाकरात है। तमाम सियासी जमातें मिल बैठे। ये कोई हल नहीं कि 10 साल के लिए सियासतदान घर बैठ गए और दूसरे लोगों को जो है जिनका कोई आइन में इख्तियार नहीं है
وہ آ کے حکومت چلائیں. ہمارا جو حل ہے وہ آئین میں موجود ہے. ٹھیک بات ہے. ٹھیک بات ہے جی. یہ اس بات پہ اتفاق نظر آتا ہے کہ ہم کوئی کنسنسس کرنے کے لیے آپس میں مل بیٹھ اور مذاکرات کریں، اور بہترین طریقہ یہی ہے کہ یہ پارلیمنٹ کے اندر ہو. اب وہ اس کا رستہ تو نکالا جا سکتا ہے. استعفے جو منظور ہو گئے ہیں وہ منظور ہوئے کہ نہیں ہوئے. ہمارے ہاں اس قسم کی اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، پہلے بھی ہوئی تھی، اب بھی ہو سکتی ہے. لیکن میں اگر آپ کو کسی کی مدد لینا ہے اس معاملے میں تو اس معاملے میں لے لیجئے کہ سب مل بیٹھ کر پارلیمانی انداز کے ساتھ، جمہوری انداز کے ساتھ کس طرح مسئلے کا حل ڈھونڈ سکتے ہیں. اگر آپ مسئلے کا حل ڈھونڈ لیں گے تو عوام آپ کے ساتھ ہوں گے، اور جتنے کھلے دل کے ساتھ آپ اس حل کو قبول کریں گے اتنے ہی کھلے دل کے ساتھ عوام آپ کی حمایت کرے گی. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.